नमस्कार, मैं रोहित झा। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन से देश में स्वदेशी अपनाओं की आवाज़ बुलंद की थी। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार से मकसद था अंग्रेज़ों को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर देश को सशक्त और स्वतंत्र बनाना। पर एक बात गौर करने वाली है कि गांधी ने कभी भी स्वदेशी का नारा गढ़ते हुए दंत मंजन नहीं बेचा और न ही स्वदेशी का नारा गढ़कर अंग्रेज़ों के सामने खुद का एक साम्राज्य स्थापित किया। मगर आज स्वदेशी शब्द सुनते ही उसके अंदर से फर्जीवाड़ा और एजेंडे के तहत खुद का जेब भरने के कवायद की बू आती है। 28 नवंबर को ये खबर आती है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के घी के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं, जिसके बाद कंपनी समेत 3 कारोबारियों पर 1,40,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि घी के नाम पर जहर बेच रहे हैं बाबा। अगर आप इसको अपने घर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो तत्काल प्रभाव से इसे कूड़े में फेंक दीजिए। मगर सवाल है कि क्या पतंजलि का ये इकलौता ऐसा मामला है? जवाब है नहीं। जब आप पतंजलि के नकली और मिलावटी उत्पादों की लिस्ट खंगालेंगे तो तेल से लेकर सोन पापड़ी तक में फर्जीवाड़े के आपको पुख्ता सबूत मिलेंगे। ये देश में पहली दफ़ा हुआ होगा कि एक बाबा धन विशेष शरबत का उत्पादन कर रहे हों कि ये हिंदू शरबत है और ये मुस्लिम शरबत, और शरबत जिहाद जैसे शब्द गढ़ें। लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। छद्म राष्ट्रवाद तले देशभक्ति का चोला ओढ़कर अपने व्यापार को हजारों करोड़ तक पहुंचाने वाले बाबा पर आज कायदे से बात होनी चाहिए। इस देश में अगर आपको सत्ता का संरक्षण प्राप्त हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट खरीद सकते हैं, जल जंगल जमीन सब खरीद सकते हैं, सब कुछ बिकाऊ है, बशर्ते जेब में भाजपा के 2 नेता पड़े हों आपके। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है कि जिस वक्त देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था तभी बाबा रामदेव को इस आपदा में अवसर दिखा और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोरोनिल नामक एक कोरोना की दवा निकाल दी थी। दावा किया गया कि ये दवाई WHO सर्टिफाइड है। हालांकि बाद में WHO ने बाबा के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बाबा जब यह प्रपंच कर रहे थे, उनके दोनों तरफ देश के 2 मुख्य केंद्रीय मंत्री बैठे हुए थे। एक थे उस वक्त के देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और दूसरे बीजेपी के सबसे प्रचलित चेहरे नितिन गडकरी। इस खगोलीय घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा को ऐसी फटकार लगाई जो उन्हें दशकों तक याद रहेगी। कोर्ट रूम में हाथ जोड़े खड़े थे बाबा और कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा था कि आपकी माफ़ी स्वीकार के लायक नहीं है, हम अवमानना का केस चलाएंगे। जस्टिस हीमा कोहली और अमानुल्लाह की बेंच ने सुनवाई करते हुए बाबा के अखबारों में विज्ञापन देकर सार्वजनिक माफ़ी मांगने पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि क्या माफ़ीनामे का साइज़ भी विज्ञापन जितना बड़ा था? क्या आप विज्ञापन भी इतना ही छोटा प्रकाशित करते हैं जितना छोटा आपके माफ़ीनामे छपे हैं? कोर्ट रूम का ये पूरा वाकया देखने लायक था। कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी सवालों से बाबा बचते हुए नजर आते हैं। बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही बाबा रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे हाँ ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा, ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ, आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? बाबा रामदेव के ऐसे भ्रामक दावों का पूरा एक इतिहास रहा है। कभी खरपतवार रगड़कर दवाई बनाकर उससे बेटा पैदा होने का दावा, तो कभी झाड़ियाँ रगड़कर चूर्ण बनाकर उससे किडनी ठीक करने का दावा। सोचिए, ये सब कुछ अगर दूसरी कंपनी करती तो उसके मालिकान अभी तक सलाखों के पीछे होते। मगर जब सत्ता मेहरबान
तो भाई बाबा पहलवान। 2014 से पहले आप बाबा रामदेव के बयानों का अध्ययन करेंगे तो एक खास पैटर्न आपको दिखेगा। पहले वो तेल से लेकर के रुपया और टैक्स हर चीज़ पर सरकार की आलोचना करते हैं, और अब वही बाबा चुपचाप शुद्ध रूप से व्यापार कर रहे हैं। बाबा रामदेव का टर्नओवर 2008 में 60 करोड़ का था, जो 2010 में बढ़कर 1000 करोड़ का हो जाता है। 2015 में ये सीधा 2 गुना बढ़कर 2000 करोड़ का हो गया, और साल 2024 में ये बढ़कर 9000 करोड़ का हो जाता है। यही कंपनी हजारों करोड़ के टर्नओवर के साथ अधिकतर मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी देती है। अब खुद से सवाल करिए कि जिन चैनलों पर पतंजलि के विज्ञापन चलते हैं, क्या वहां काम करने वाले पत्रकार कभी आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे कि जांच अधिकारी जिसको जहर कह रहे हैं उसे ही खरीदने के लिए आपको विज्ञापन दिखाया जा रहा है? कॉरपोरेट और मीडिया की सांठ-गांठ का यही सारा खेल है। इस देश में स्वतंत्र पत्रकारिता और स्वतंत्र पत्रकार अक्सर सेप्टिक टैंक में पाए जाते हैं। इस देश के हजारों साल की मेहनत से अर्जित लोकतंत्र के लिए क्या आप यही गुलाम मीडिया चाहते थे? वक्त इस बात की तस्दीक करेगा कि हजारों की भीड़ में कोई विट्टी चोखा है जो सच की कसौटी पे खड़ा था और सवाल पूछ रहा था। देखते दिखाते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया। आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। हाँ बाबा जी।